आखिरी घंटे में खरीदारी से बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद। निफ्टी 8,700 के ऊपर टिकने में कामयाब। बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों में बढ़त। अगस्त में बढ़ी थोक महंगाई दर 4.25% पर पहुंची थोक महंगाई, लेकिन दाल और सब्जियों की महंगाई की रफ्तार में कमी। शहाबुद्दीन वापस जा सकते हैं जेल। जेडीयू ने कहा जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना माना और सब कहना माना। यादव परिवार में घमासान के बाद सुलह की कोशिशें तेज। मुलायम के बुलावे पर शिवपाल पहुंचे दिल्ली। डेटा शेयरिंग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक से मांगी सफाई। सोशल साइट्स पर याचिकाकर्ता ने लगाया निजता के उल्लंघन का आरोप। ट्राई ने कहा इन कंपनियों पर नहीं कोई जोर। महंगाई, रोजमर्रा की चीजें हो या आपका निवेश, ये महंगाई एक विलन की तरह काम करती है। आपके मेहनत की कमाई पर इस महंगाई की बुरी नजर होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप महंगाई को ध्यान में रखकर न सिर्फ घर का बजट बनाएं, बल्कि अपने लक्ष्य और निवेश की रणनीति भी बनाएं। सुनने में ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन योर मनी आज आपको यही काम आसान करके देगा। आज हम आपको देंगे महंगाई प्रूफ पोर्टफोलियो। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं आज योर मनी का फोकस कहां होगा। निवेश को महंगाई से कैसे बचाएं, हमारे साथ बनाएं महंगाई प्रूफ पोर्टफोलियो। टैक्स बचाने के लिए कहां करें निवेश। मुद्रा लोन की अर्जी हुई खारिज, आगे क्या है उपाय, बताएंगे आपको योर मनी में। और योर मनी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी और वेल्थ मैनेजमेंट के फिरोज अजीज। फिरोज, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मुद्दा होगा महंगाई का, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे महंगाई ने अब तक आपका रिटर्न, आपका मुनाफा खाया है और कैसे इससे बचा जाए, यानी कैसे आप बनाएं एक महंगाई प्रूफ पोर्टफोलियो। तो फिरोज, हम देखते हैं कि महंगाई का जो हमला होता है आपके घर के बजट पर तो होता ही है। सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, दाल के दाम बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर घर का बजट, किचन का बजट खासतौर से खराब हो जाता है, जिसको हम हमेशा बनाते रहते हैं। लेकिन अगर मैं निवेश की बात करूं, आपकी मेहनत की, आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई की बात करूं, अक्सर हमने देखा है कि महंगाई को लोग जब काउंट नहीं करते हैं तो उनका रिटर्न, उनका मुनाफा भी महंगाई खा जाती है। इसको अगर मैं आसान शब्दों में समझना चाहूं तो कैसे आपकी निवेश पर पड़ती है महंगाई की मार, ये बताएं। देखिए, महंगाई की मार बहुत इंपॉर्टेंट होती है निवेश के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपने कहा कि खर्चों का, एक्सपेंस का जो इन्फ्लेशन है, जो किचन की एक्सपेंसेस को बढ़ाता है, वो एक एक्सपेंस इन्फ्लेशन हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट्स की जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, प्राइस राइज जिसको कहते हैं, वो आपके गोल्स पे निर्भर करता है। अच्छा। और अगर आपकी जनरली एक आम निवेशक की गोल्स क्या होती हैं, उनकी चाइल्ड की एजुकेशन होती है, मैरिज होती है, उनकी खुद की रिटायरमेंट होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सबकी इन्फ्लेशन देखी गई है कि 12% है और ना कि 6-7%, 5-6%। जो महंगाई जो पब्लिश होती है हर महीने, आरबीआई जो पब्लिश करती है सीपीआई नंबर, वो काफी कम है। तो यानी सरकार के महंगाई के आंकड़ों से ज्यादा होती है महंगाई की दर। हाँ, इन्वेस्टमेंट की जो महंगाई है वो उससे काफी ज्यादा होती है, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल इंडिया में 16% पे ग्रो हुआ है। और हर आदमी को अपनी मेडिकल केयर की देखरेख करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ेगी आपको मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो उसकी इन्फ्लेशन 16% रही है। एजुकेशन की इन्फ्लेशन 11-12% रही है। तो इन्वेस्टमेंट्स को अगर आपने स्ट्रेटेजी में 6% की इन्फ्लेशन मानी, तो आप ये बहुत बड़ी एरर कर रहे होंगे। जो एक्चुअल इन्फ्लेशन 12 की होगी और आप 6 पे प्लान कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दिया है, 7-8% पे पैसा लग गया है, तो आप महंगाई को बीट कर रहे हैं। बट जब गोल मीट करने का वक्त आएगा तो आपकी क्वांटम्स शॉर्ट पड़ जाएंगी। तो आप एंड यू कांट गो बैक इन टाइम एंड चेंज थिंग्स। सो रणनीति इन्फ्लेशन को 10 से 12% मान के ही बनानी चाहिए इन्वेस्टमेंट की रणनीति। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि समझाया फिरोज ने कि आपकी मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 16% की दर से बढ़ रही है, एजुकेशन 11 से 12%, खाने पीने की चीजें हम देख रहे हैं 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। ऐसे
में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें फिरोज, तो दो तरह के निवेशक होते हैं। एक ऐसे निवेशक जो कि जोखिम रिस्क नहीं लेना चाहते और इसीलिए ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं एफडी, आरडी या स्मॉल सेविंग स्कीम्स, उसमें डालते हैं पैसा, और जो दूसरे थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का रुख करते हैं। मुझे दोनों ही निवेशक के लिहाज से समझाइए कि महंगाई का असर कैसे पड़ा है। सबसे पहले एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं। देखिए, एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो महंगाई का असर दोनों पे इक्वली पड़ता है, क्योंकि गोल्स काफी सिमिलर होते हैं। हाँ। एक आदमी जिसकी रिस्क एपेटाइट होती है उसके भी गोल्स सिमिलर होते हैं, और जो रिस्क लेना नहीं चाहते उनके भी गोल्स होते हैं, उनको भी चाइल्ड एजुकेट करना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन दोनों को इम्पैक्ट करता है। बट एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को जो एक रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है लॉन्ग टर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्फ्लेशन 6% माने और जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है उसको आप माने, तो आपको अगर आपके पास आज अगर लाख रुपए है, तो वो अगर 7.5 लाख रुपए हो जाता है 30 सालों में, तो आपने इन्फ्लेशन बीट कर दिया गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से। अगर आपको हमारा एस्टिमेट मानना पड़े 12% का, तो आपको 1 लाख रुपए को 30 लाख रुपए करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी इन्फ्लेशन बीट होगी। तो यू विल बी शॉर्ट बाय 1/3 ऑफ योर कैपिटल, मतलब 1/3, मतलब 2/3 ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट 12% की इन्फ्लेशन मान के रणनीति बनाई जाए। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो रिस्क नहीं ले रहे, बट वो एक्चुअली ज्यादा रिस्क ले रहे हैं रिस्क ना लेके, क्योंकि इन्फ्लेशन तो सबके लिए कॉमन है और इन्फ्लेट होता रहेगा जो भी आपके गोल्स के एक्सपेंसेस होंगे। या उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझना चाहूं कि अगर मैंने 1 लाख रुपए एफडी में लगाया और 1 लाख रुपए का ही निवेश है मेरा म्यूचुअल फंड में, तो अब कितना रिटर्न मुझे मिलेगा? महंगाई अगर मैं यहां पर जानना चाहूं कि कितना खा चुकी है मेरा रिटर्न, तो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर और मॉडर्न इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के बाद मेरा रिटर्न क्या होगा? देखिए, अगर एफडी करेंगे तो आपकी रिटर्न, अगर आपने 30 साल पहले पैसे डाले हों, अगर फिक्स डिपॉजिट में, पोस्ट टैक्स आपके 1 लाख रुपए आज 9 लाख रुपए हो जाते हैं। ओके, अगर आज की ब्याज दरें देखी जाए। बट अगर आपने वही म्यूचुअल फंड में आधा पैसा डाला होता और आधा पैसा एफडी में डाला होता, जो देखने के लिए रिस्की लगता है, 50,000 में स्प्लिट किया होता, तो आपकी ये जो वैल्यू होगी 1 करोड़ रुपए होती है 30 सालों पहले अगर आप करते। तो अगर प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया में स्टार्ट हुए थे 23-24 साल पहले स्टार्ट हुए थे, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स थे, अगर आपने 50-50 से डिवाइड किया होता, ना के 9 लाख रुपए होते, बट आपके पास 1 करोड़ रुपए होता अपने सेम 1 लाख का। तो ये काफी लार्ज वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो गई। सो मेरे हिसाब से यू विल लूज अ लॉट ऑफ कैपिटल इफ यू डोंट टेक द रिस्क। चलिए, तो यहां पर आप रिस्क कैसे ले सकते हैं? क्योंकि महंगाई से अगर आपको निपटना है तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना ही होगा, लेकिन ये रिस्क काफी कैलकुलेटेड हो सकता है। ऐसे में हर उम्र के पड़ाव में कैसी होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि आप इस महंगाई का डटकर सामना कर सके? अब ये जानते हैं फिरोज से। फिरोज, 25 साल की उम्र से हम शुरू करते हैं। अगर मेरी 25 साल की उम्र है तो मेरे पास और लंबा टाइम होराइजन है, यानी अगर समय की अवधि मेरी ज्यादा है, लॉन्ग टर्म गोल्स की हम बात करें, क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लंबी अवधि के निवेश पर ही भारी पड़ती है। 25 साल का अगर मेरी उम्र है तो मेरी निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए? मुझे कहां कहां निवेश करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर 25 साल की उम्र है तो आपके पास टाइम फ्रेम्स बहुत ज्यादा है, तो 100% इक्विटी रखना मेरे हिसाब से बहुत वाइज है। क्योंकि ये जो रिस्क होता है इक्विटी का, बहुत शॉर्ट टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर आप 10 साल के लिए निवेश करें और इक्विटी में आपके कैपिटल पे आंच आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये रिस्क जो है ये खाली शॉर्ट टर्म रिस्क है, लॉन्ग टर्म में ये रिस्क खत्म हो जाता है। तो 25 साल की उम्र वाले के पास 30 साल है तो उसको 100% इक्विटी होना चाहिए मेरे हिसाब से 25 साल की उम्र में। जैसे आपकी उम्र बढ़े, जैसे आप अगर 30 साल के हो जाएं तो 80% इक्विटी में होना चाहिए, 10% रियल एस्टेट में, 5% डेट में और 5% गोल्ड में। जैसे आपकी उम्र 5-5 साल से बढ़े तो आपकी इक्विटी एलोकेशन को अगर 5-5% से कम करेंगे तो आप जब 55 के पहुंच जाएंगे, 55 इयर्स में होंगे, तो आपकी हाफ ऑफ द मनी इक्विटी में होगी और रियल एस्टेट में 15% और 30% होगा डेट में और 5% गोल्ड में। इस मेथड से अगर आप इन्वेस्ट करें, इस मेथड से एसेट लोकेशन करें, तो आपको एक इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनने की बहुत अच्छी संभावना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ये देखा गया है कि 10 ईयर इन्वेस्टर्स की वर्स्ट परफॉर्मिंग रिटर्न्स 11% पर एनम आई है और बेस्ट परफॉर्मिंग 43% आई है। तो अगर ये देखा जाए कि अगले 10 इयर्स वर्स्ट ना हो तो 15-17% एक्सपेक्ट करना इक्विटी म्यूचुअल फंड से काफी समझदारी होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर 25 से लेकर 55 साल की उम्र तक आप अगर निवेश की रणनीति बनाना चाहते हैं तो आपका एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे लक्ष्य
कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं, तो ऐसे में मुझे बताइए, समझाइए इनफैक्ट फिरोज, कि हमारी एसेट एलोकेशन कैसे होनी चाहिए, कितना % हम रिस्क ले सकते हैं, कितना % अगर मैं शॉर्ट टर्म लक्ष्य अपने रखना चाहूं, 1 से 3 साल का मेरा कोई लक्ष्य हो, तो कितना मैं शॉर्ट टर्म में निवेश कर सकती हूं इक्विटी में और बाकी डेट या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में? जनरली शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी नहीं रखा जाता है, बट आज की सिचुएशन देख के, आज की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को देखते हुए, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी अगर आप थोड़ा रिस्क लें तो इट विल पे ऑफ। 30% इक्विटी में होना चाहिए, 70% डेट में होना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। ऑन द कॉन्ट्री लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए 80% इक्विटी में और 20% डेट में, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ऐसी मिक्स करेंगे तो आज की सिचुएशन को देखते हुए दोनों में आपके पे ऑफ्स काफी अच्छे हो जाएंगे। चलिए, तो हमने आपको बताया कि हर उम्र के पड़ाव में अगर आप अपनी आर्थिक प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको कहां निवेश करना चाहिए और आपका एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए महंगाई से निपटने के लिए। साथ ही अगर आप महंगाई का सामना करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपकी इक्विटी कितनी होनी चाहिए, डेट में आपको डालना चाहिए 70%, वो भी आपको हम बता रहे हैं। लेकिन अब आते हैं उन फंड्स पर जिनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आप महंगाई का सामना कर सकते हैं। वो कौन से फंड्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे फिरोज? देखिए, मैं 5 फंड्स बोल देता हूं जो मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे होंगे और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अच्छे होंगे। इनको रिव्यू की जरूरत पड़ेगी, बट दीज आर द मोस्ट